घर एक गार्डन, बेटा और बहू को सीख देने वाली कहानी। आप नहीं जानते माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी, जब जब ये रिटायर हुए तो मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड की तरह अपने आप को जवान जवान समझने लगे लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्होंने अपने 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 पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रखा रखा है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। कविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्हें सुन ली थी। उनकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले ही एक कप बहू को उसके कमरे में सोमनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती देखती है और अपना मुंह ढक टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार अपनी तरफ दुर्लभ, क्योंकि अपने ससुर ने निवृत्त होने के बाद अब यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह वह अब किसी भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी, इसलिए वे बची कुछ जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था। वहाँ पर कई फूल के पौधे और बेल उनके उगाए चंपा जसवंती मोगरा गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में अलका जी अलग अलग सब्जियों भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया पुदीना मेथी उन्हें सभी कभी बाहर से खरीदी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बिताता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए हुए गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था। अब वहीं भी झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की, फिर भी बहू को दोनों इस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उनके साथ रहने वाली सास और ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोट मारने का एक भी मौका नहीं कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती। एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, वहाँ सिर्फ एक कार के लिए ही है। अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल दो लव बर्ड सब बैठे हैं। कविता ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो। अजय ने अपनी पति को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी उस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की
कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी ये सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, तुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से तुम दोनों किसी का विचार करते ही नहीं हो? दिन भर झूले पर बैठे रहते हो बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब कविता घर में है और छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी आपको कैसे देखते हैं? आप किसी का विचार नहीं करते हैं। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ भी चालू ही थी कि सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरे न ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी उनकी निराश थी। वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधों को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजारा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पड़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम भाड़े पे दे दें। बेटा, अगले महीने तेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी ने रिटायर हो रहे हैं भाई। अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, सोमनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपनी शंका सवाल पूछा। हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। इसलिए तो तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा और इस घर में हमारी उम्र के लोगों को साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी सुखी और हम भी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ बता। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन में एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों के साथ देख कर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े बड़े हुए पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खासकर तुम्हारे लिए से सेवा की है। अब अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है, इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है। इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपने पत्नी की तरफ देख कर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने हम हमेशा ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें हमारे लिए कितना त्याग किया है। जब उन्हें उनके हिसाब से ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम अपने विरोधी बन जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। अगर ऐसी कहानी और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।